Hello students, welcome again. I am Vivek, your math tutor from Pathshala at home. As I promised, I am back with another video. In this video, we will discuss about the polynomial. We will first discuss the basics concepts of the polynomial. Then after, we will discuss first NCERT, followed by exemplar, and after that, we will take some selected questions from R.D. Sharma and R.S. Agrawal both. So let's begin with the video. Before understanding the polynomial, we must have a basic concept about algebraic expression. Algebraic expression consists of constant term, variable term, and exponent. Also, it has mathematical operators. It has mathematical operators. ओके, कांस्टेंट टर्म समझते हैं. कांस्टेंट टर्म क्या होता है? कांस्टेंट टर्म जो यहाँ होगा एनी रियल नंबर. अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में जो कांस्टेंट टर्म होगा वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है. वेरिएबल आप जानते हैं स्मॉल अल्फाबेट से डिनोट किया जाता है. ए टू जेड तक की कोई भी वैल्यू आप लेकर ए टू जेड तक के कोई भी लेटर्स से आप वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. वेरिएबल अननोन नंबर को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है. अननोन नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है. ठीक है. एक्सपोनेंट जो एक्सप्रेशन में एक्सपोनेंट होता है वो पावर ऑफ वेरिएबल होगा. पावर ऑफ वेरिएबल. क्लियर है? जहां पे जो हम एक्सपोनेंट की बात करेंगे वो वेरिएबल के एक्सपोनेंट के बारे में बात करेंगे. ठीक है. एक्सपोनेंट हालांकि कांस्टेंट नंबर का भी होगा, कांस्टेंट टर्म का भी होगा, लेकिन जैसे 7 क्यूब यहाँ पे एक्सपोनेंट क्या है? 7 का 3 है. लेकिन जब हम एक्सप्रेशन के साथ डील करते हैं तो हम फोकस किस पे करते हैं? वेरिएबल के एक्सपोनेंट पे. और वेरिएबल के एक्सपोनेंट क्या होने चाहिए? कोई भी रियल नंबर होने चाहिए अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होने के लिए. ठीक है. अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख दूं 2x + 3, देखो यहाँ पे x का पावर क्या है? कुछ नहीं होता है तो पावर 1 होती है. 1 है. 1 एक कैसा नंबर है? रियल नंबर है. ठीक है ना. एक इंटीजर है और इंटीजर रियल नंबर का ही तो पार्ट है. नंबर सिस्टम को इसीलिए हमने पहले डिस्कस किया. अगर किसी ने उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो आप जाकर पहले नंबर सिस्टम को देखें, क्योंकि नंबर सिस्टम को समझना बहुत जरूरी है मैथ को समझने के लिए. ठीक है. बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है? x है. ये एक वेरिएबल है. ठीक है. मैं वेरिएबल टर्म की बात अभी नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ इस पूरे एक्सप्रेशन में वेरिएबल की बात कर रहा हूँ. ये 3 क्या है? एक कांस्टेंट नंबर है. मैं टर्म की बात नहीं कर रहा हूँ अभी भी. ठीक है ना. कांस्टेंट नंबर है. यहाँ 2 क्या है? एक कांस्टेंट नंबर है. ठीक है. कांस्टेंट नंबर है. ठीक है. तो यहाँ से अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का हमारे पास डेफिनेशन बनकर आता है कि an algebraic expression in mathematics is an expression which is made up of variable and consonants along with algebraic operations, addition, subtractions, etc. सॉरी, यहाँ पे जो algebraic ऑपरेशन है ना, इसकी जगह आप मैथमेटिकल ऑपरेशन कर लो. मैथमेटिकल ऑपरेशन कर लो. ठीक है. ज्यादा बेहतर होगा. एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सारे ये क्या होते हैं? मैथमेटिकल ऑपरेशंस कहलाते हैं. एक्सप्रेशंस आर मेड अप ऑफ टर्म. एक्सप्रेशन किस चीज से बने होंगे? टर्म्स से मिलकर बने होंगे. ठीक है. आप अगर थोड़ी सी नीचे आए तो एक एग्जांपल होगा हमारे पास टर्म्स. ठीक है. टर्म्स क्या है? टर्म्स वो चीज होते हैं किसी भी एक्सप्रेशन में जो प्लस और माइनस साइन से सेपरेटेड होते हैं. देखो आप यहाँ पे प्लस साइन ये है. प्लस के लेफ्ट में जाओ तो जो चीजें मिलेंगी वो क्या होंगी? एक टर्म होगी. ये 13 इज अ टर्म. दैट टर्म इज कांस्टेंट टर्म. कांस्टेंट टर्म वो होती है जिनकी वैल्यू नेवर चेंज्ड. वैल्यू नेवर चेंज्ड. ठीक है. कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन में होता है. ठीक है ना. वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन में जो कांस्टेंट नंबर होगा वो उस वेरिएबल का कोएफिशिएंट कहलाएगा. अगर ये कांस्टेंट है तो इसे हम न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट कहते हैं. अगर वेरिएबल है तो इसे हम वेरिएबल कोएफिशिएंट कहेंगे.
ठीक है, और ये 7x यहाँ मिलकर क्या बन जाएगा, हमारा एक कंप्लीट टर्म बन जाएगा। ठीक है, तो यानी इस एक्सप्रेशन में 7x प्लस 13 में वी हैव टू टर्म्स, फर्स्ट वन इज 13 and 7 is 7x. Okay, so from here we have a proper definition of terms. A term is either a single number, a variable, or a product of variable and numbers, or a product of variables. ठीक है, यहां से अगर हम टर्म का डेफिनेशन देखें तो टर्म क्या हो जाएगा, एक सिंगल नंबर होगा। अगर आप एक 7 लिख देते हो दैट इज ऑल्सो अ टर्म। अगर आप 7x लिखते हो तो क्या है, नंबर और वेरिएबल का प्रोडक्ट है, तो ये भी एक टर्म होगा। अगर आप xy लिखते हो तो xy क्या है, वेरिएबल का प्रोडक्ट है, ये भी एक टर्म कहलाएगा। और अगर आप सिंपली x लिख देते हो तो ये भी एक क्या होगा, टर्म कहलाएगा। x एक्चुअली क्या है, 1 इंटू एक्स है, x को आप लिख सकते हैं ना 1 इंटू एक्स, ठीक है ना, तो ये भी एक क्या हो जाएगा, कांस्टेंट और वेरिएबल का प्रोडक्ट ही माना जाएगा। ओके, चलिए टर्म हमारे पास टू टाइप्स के होंगे, कांस्टेंट टर्म और वेरिएबल टर्म। ठीक है, 4 is a constant term, 4x is a variable term, 4xy is a variable term, p is a variable term, xyz is a variable term, x square y to the power 5 z cube is a variable term। वेरिएबल टर्म होने के लिए अगर कांस्टेंट के साथ कोई भी वेरिएबल आ जाए तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाता है, वेरिएबल टर्म बन जाता है। 7 इंटू एक्स 7x है, x के साथ अगर कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दे तो वो पूरा एक टर्म बनेगा और वो पूरा का पूरा टर्म क्या होगा, वेरिएबल होगा। यानी कि इस पूरे टर्म की वैल्यू x के ऊपर डिपेंड करेगी। x को आप चेंज करोगे तो 7x की वैल्यू भी क्या होगी, चेंज होती रहेगी। ठीक है, इसीलिए इसको हमने कहा वेरिएबल टर्म। वेरिएबल टर्म्स आर दोज टर्म्स व्हिच वैल्यू डिपेंड अपॉन सर्टेन सर्कमस्टांसेस और कंडीशंस। ठीक है, यहां से अगर x कोएफिशिएंट की बात करें तो न्यूमेरिकल फैक्टर जो भी वेरिएबल के साथ एसोसिएटेड होता है, न्यूमेरिकल फैक्टर का मतलब क्या हो गया, यानी कि वो नंबर्स जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन में है। ठीक है, 7x में 7 इंटू एक्स है, अगर इसी चीज को मैं 7xy लिख दूं, 7xy लिख दूं, ठीक है, तो 7 इंटू एक्स इंटू वाई। ओके, यहाँ पे हमारे पास जो कोएफिशिएंट होगा, अगर सिर्फ y का कोएफिशिएंट पूछा जाए तो 7x हो जाएगा। y को छोड़ के जितने भी नंबर्स या वेरिएबल्स उसके साथ मल्टीप्लाई हुए होंगे वो सब क्या हो जाएंगे, उसके कोएफिशिएंट कहे जाएंगे। ओके, ठीक है, वेरिएबल विच डू नॉट कैरी एनी न्यूमेरिकल फैक्टर्स अलोंग विद देम हैव कोएफिशिएंट 1। अगर कोई भी वेरिएबल है जैसे x के साथ कोई भी न्यूमेरिकल फैक्टर नहीं है, यानी कि इसको हम 1 इंटू एक्स लिख सकते हैं ना, तो x का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, a coefficient sometimes may be considered as the numerical factors or variable factors। थोड़ा सा देखिए वेरिएबल फैक्टर्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, और नीचे आते हैं थोड़ा सा। चलिए मैं यहाँ पे कुछ टर्म्स लिखता हूँ, 7x y स्क्वायर। ठीक है, इसमें अगर x का कोएफिशिएंट पूछा जाए तो x को छोड़ के इसके साथ क्या मल्टीप्लाई है, 7y स्क्वायर, तो 7y स्क्वायर इज कोएफिशिएंट ऑफ x। ओके, अगर इसी टर्म में आपका y का कोएफिशिएंट पूछा जाए तो देखो आप इस टर्म को क्या लिख सकते हो, 7 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई। ओके, तो y का कोएफिशिएंट पूछा जा रहा है, y स्क्वायर का नहीं, तो आप y को छोड़ के जितने भी न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई हुए होंगे वो सब क्या हो जाएंगे, आपके कोएफिशिएंट कहलाएंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल और वेरिएबल जो भी वैल्यू होंगे y को छोड़ के मल्टीप्लिकेशन में वो उसके कोएफिशिएंट कहे जाएंगे। ठीक है, यानी कि 7xy क्या हो जाएगा, 7xy स्क्वायर में अगर y का कोएफिशिएंट पूछे तो क्या हो जाएगा, 7xy होगा। ठीक है, और इस पूरे टर्म में सिर्फ न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट पूछे तो वो क्या हो जाएगा, 7 इज द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ 7xy स्क्वायर। ओके, और इसी में अगर y स्क्वायर की कोएफिशिएंट पूछ ली जाती तो क्या हो जाता, वो 7x हो जाता। ओके, गॉट इट। तो होप सो कि आपको टर्म्स और कोएफिशिएंट समझ में आ गई होगी। चलिए कोएफिशिएंट थोड़ा सा और देख लेते हैं, एक चीज और कोएफिशिएंट में समझ लेते हैं। अगर 4/x है, 4/x में अगर x का कोएफिशिएंट पूछा जाए तब क्या होगी, या फिर
x अपॉन 4 में x का कोएफिशिएंट पूछा जाए तब क्या हो। दोनों कंडीशन को एनालाइज करते हैं। देखिए x अपॉन 4 को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन 4 इंटू एक्स। ध्यान रखिएगा कोएफिशिएंट जो नंबर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन में है वही उसका कोएफिशिएंट होगा। तो x के साथ यहाँ पे क्या है 1 अपॉन 4, तो 1 अपॉन 4 इज कोएफिशिएंट ऑफ x। ओके, लेकिन यहाँ पे आप 4 अपॉन 1 नहीं कह सकते हैं x का कोएफिशिएंट, या 1 अपॉन 4 नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए इनको, जिस कोएफिशिएंट और जिस वेरिएबल का ये कोएफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई करने पे पूरा का पूरा टर्म आना चाहिए। यानी कि 1 अपॉन 4 अगर x का कोएफिशिएंट है तो 1 अपॉन 4 और x को मल्टीप्लाई करो तो ये टर्म आना चाहिए। क्लियर है? ऊपर जितने भी हमने डिस्कशन किए हैं आप देख लो, 7x y में अगर हमसे y का कोएफिशिएंट पूछा जाए तो क्या हो जाता है 7x। तो यानी 7x को जब y से मल्टीप्लाई करो तो ये पूरा का पूरा टर्म मिलना चाहिए। ठीक है, वो वेरिएबल और उसका कोएफिशिएंट को जब आप मल्टीप्लाई करो तो वो पूरा टर्म मिलना चाहिए आपको। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर हम देखें यहाँ पे तो x का कोएफिशिएंट क्या है 1 अपॉन 4 है x अपॉन 4 में, लेकिन यहाँ पे ना तो आप 1 अपॉन 4 कह सकते हो ना ही 4 अपॉन 1 कह सकते हो। बात समझ में आ गई? अगर 4 अपॉन 1 कोई कहता है इसमें x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो 4x हो जाएगी, तो ये चीजें गलत हो जाएंगी। ठीक है, अगर कोई 1 अपॉन 4 कहता है इसमें x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये x अपॉन 4 बन जाएगा, ये चीजें भी गलत हो जाएंगी। ठीक है, तो क्या होगा उसका कोएफिशिएंट समझिए थोड़ा सा। ठीक है, तो कोएफिशिएंट बताने के लिए सबसे पहले अगर डिनोमिनेटर में वेरिएबल है तो आप उसको न्यूमरेटर में ले जाओ। अब न्यूमरेटर में कैसे ले जाए, 4 अपॉन एक्स को क्या लिख सकते हैं 4x टू द पावर माइनस 1 लिख सकते हैं। x का पावर यहाँ क्या है भाई मेरे 1 है। ठीक है, अब जब इस x को आप न्यूमरेटर बनाओगे यानी 4 के साथ मल्टीप्लीकेशन में लिखना होगा तो क्या हो जाएगी इसकी पावर निगेटिव। जैसे 1 अपॉन 2 है तो इसको हम 2 टू द पावर माइनस 1 लिख सकते हैं। ठीक है ना, अगर 1 अपॉन 7 स्क्वायर है इसको आप 7 टू द पावर माइनस 2 लिख सकते हो। डेनोमिनेटर को जब आप न्यूमरेटर के प्लेस पे लिखते हो तो उसका जो भी पावर होता है वो नेगेटिव हो जाता है। ठीक है ना जी, वैसे ही अगर 1 अपॉन एक्स होगा तो इस चीज को आप x टू द पावर माइनस 1 लिख सकते हो, कोई दिक्कत? ठीक है, वैसे ही अगर 4 अपॉन एक्स टू द पावर 5 हो तो इस चीज को 4 इंटू एक्स टू द पावर माइनस 5 लिख सकते हो। ये बहुत मैक्सिमम बच्चों को पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता है तो वो इस चीज को समझ ले। ठीक है, तो यहां भी क्या हो जाएगा 4 अपॉन एक्स में 4 इंटू एक्स टू द पावर 1, यानी यहाँ एक्स टू द पावर 1 का कोएफिशिएंट क्या होगा 4 होगा। एक्स का कोई कोएफिशिएंट यहाँ नहीं है। ठीक है, एक्स की कोएफिशिएंट क्या हो जाएगी यहाँ पे 0 हो जाएगी। क्लियर है, 4 अपॉन एक्स में एक्स टू द पावर माइनस 1 की कोएफिशिएंट 4 है, न कि एक्स का कोएफिशिएंट 4 है। ओके, होप सो आप समझ पाए होंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने जो डिस्कस किया वो क्या था, पॉलिनोमियल नहीं डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में क्या क्या चीजें होंगी भाई मेरे, कांस्टेंट टर्म होगा, वेरिएबल होगा और एक्सपोनेंट होगा। कांस्टेंट टर्म क्या हो सकता है, कोई भी रियल नंबर। रियल नंबर समझते हैं, नहीं समझते होंगे तो नंबर सिस्टम का वीडियो देख लेंगे, वहां नंबर्स के बारे में डिटेल हमने डिस्कशन किया है। ठीक है, वेरिएबल टर्म होगा और फिर एक्सपोनेंट होगा। जिस एक्सपोनेंट के साथ हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में डील करते हैं वो वेरिएबल का एक्सपोनेंट होता है। बात समझ में आ गई? ठीक है, उसके बाद हमने देखा वेरिएबल टर्म क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, कांस्टेंट टर्म क्या होते हैं, कोएफिशिएंट क्या होता है। कोएफिशिएंट जो वेरिएबल के साथ जो भी नंबर या वेरिएबल मल्टीप्लिकेशन में है वो उसका क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट कहलाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अब थोड़ा सा एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को। ठीक है ना जी, चलो यहाँ पे देखते हैं कितने टर्म है। सबसे पहले तो नंबर ऑफ टर्म डिसाइड करते हैं। तो ये रहा हमारा माइनस साइन, इसके लेफ्ट और राइट में क्या मिलेगा, जो भी होगा वो हमारा टर्म होगा। तो एक टर्म तो ये हो गया और एक टर्म हमारा ये हो गया। ये रहा प्लस साइन, तो इसके लेफ्ट में तो ऑलरेडी ये टर्म हमने डिसाइड कर लिए हैं और इसके राइट साइड में हमारा एक टर्म ये रहा। तो यानी यहाँ पे कितना होगा, 3 टर्म होगा। अब इस टर्म को 2 बार मत काउंट कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे 3 टर्म है, 3 टर्म्स हैं। ठीक है, एक से स्क्वायर की कोएफिशिएंट पूछी जाए
तो -2 साइन कंसीडर करोगे, एक्स स्क्वायर की जो कोएफिशिएंट होगी क्या हो जाएगी भाई मेरे, -2 कोएफिशिएंट लिख दे रहा हूं, ठीक है ना। और एक्स क्यूब की कोएफिशिएंट 7, ठीक है। और ये रूट एक्स को आप क्या लिख सकते हो, रूट एक्स को एक्स टू द पावर हाफ लिख सकते हो ना, ठीक है। वैसे ही अगर 1/√x होता तो ये क्या हो जाता है, एक्स टू द पावर माइनस हाफ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे x की पावर क्या है, हाफ है, रूट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स टू द पावर हाफ लिख सकते हैं, ठीक है। ये ऑलरेडी पीछे की क्लासेस में हम पढ़ चुके होंगे 8th क्लास में, ठीक है ना। यहाँ पे बात करते हैं तो ये देख लीजिए 2x3, एक्स क्यूब की कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 2 है, एक्स टू द पावर -1, ये एक्चुअल में क्या है, एक्स टू द पावर -1 है, और इसकी कोएफिशिएंट क्या है, -3 है, और ये 4 है, यानी कि ये भी 3 टर्म होगी, ठीक है। आप नोटिस करते जाओ, एक्सपोनेंट यहाँ क्या है, 3 है, यहाँ क्या है, 2 है, यहाँ क्या है, 1/2 है, और ये सारे के सारे क्या है, रियल नंबर है, ठीक है। और यहाँ पे कांस्टेंट भी है और प्लस माइनस साइन भी है, तो ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होगा, ठीक है। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन आप 7 लिख दोगे तब भी ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सिंगल टर्म वाला अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है जिसे हम मोनोमियल कहते हैं, आगे देखते हैं अभी, ठीक है ना। यहाँ पे अगर टर्म की बात करें तो यहाँ पे भी एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, और एक टर्म ये हो गया, तो 3 टर्म्स तो हो गए यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे x की पावर क्या है, ये जब x 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इस x की पावर क्या हो जाएगी भाई मेरे, -1/2, यानी 5x टू द पावर -1/2 -3 प्लस x टू द पावर 3/2, 3/2 is a real number, -1/2 is a real number. That's why this expression is an algebraic expression. Okay, 9x भी एक algebraic expression होगा। 7 को हम क्या लिख सकते हैं, 7x to the power naught, याद रखिएगा जो कांस्टेंट टर्म होता है वो x to the power naught का कोएफिशिएंट होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं इस तरीके से 7x + 13, तो यहाँ आपसे पूछा जाए कि x to the power naught का कोएफिशिएंट बताओ, तो ये हो जाएगा, ठीक है। कांस्टेंट टर्म is the coefficient of x to the power naught, ठीक है। x to the power समथिंग टू the power 0 क्या होता है, 1 होता है, तो 7 into 1 7 ही तो होगा, ठीक है ना। तो 7 को आप क्या लिख सकते हो, 7x to the power naught भी लिख सकते हो। यहाँ पे देखो कोएफिशिएंट जो होगा ना वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कोएफिशिएंट के लिए कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है, ठीक है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में या फिर पॉलिनोमियल में, ठीक है। 4 यहाँ -4, यहाँ x की पावर क्या है, 1 है, यहाँ x की पावर क्या है, 2 है, और x की पावर दोनों क्या है, ये रियल नंबर की कैटेगरी में आएंगे, इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स भी एक रियल नंबर होता है, ठीक है ना जी। 5/√7 एक रियल नंबर है, 4 भी एक रियल नंबर है, और -4 भी एक रियल नंबर है, तो ये भी एक एक्सप्रेशन होगा, ठीक है। अगर हम बात कर लें पॉलिनोमियल की, सॉरी यहाँ पे विद मोर देन 1 टर्म काट दीजिएगा, ठीक है ना। पॉलिनोमियल में एक टर्म भी हो सकते हैं। इन जनरल पॉलिनोमियल इज अ स्पेशल टाइप ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन विद इंटीग्रल एक्सपोनेंट, ठीक है, विद इंटीग्रल एक्सपोनेंट होंगे, ठीक है। अब इस इंटीग्रल एक्सपोनेंट को समझते हैं थोड़ा सा। अभी तक हमने जो डिस्कस किया था वो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के बेसिक्स कंसेप्ट थे। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जब तक आप नहीं समझोगे पॉलिनोमियल को नहीं समझ सकते। तो अगर कुछ भी चीज छूट गया हो, नहीं समझ में आया हो, वीडियो को बैक करो और अच्छे से देख लो, ठीक है। और ये रही बात इस नोट्स की, नोट्स अगर आपको चाहिए होगा तो मैं वीडियो के एंड में जो है ईमेल आईडी या व्हाट्सएप नंबर दोनों मेंशन कर दूंगा, तो आप मेल मुझे भेज देना, मैं आपको नोट्स भेज दूंगा, ठीक है। मैं उसी लड़के को नोट्स भेजूंगा, उसी स्टूडेंट को नोट्स भेजूंगा, ठीक है, जो मेल करेगा, क्योंकि मुझे देखना है कि कौन पढ़ने वाला है, तो जो पढ़ने वाला होगा मैं उसी को नोट्स दूंगा, ठीक है। नोट्स के बिल्कुल ध्यान दें। एक बात और, किसी भी चीज के यहाँ पे चार्ज नहीं लगेंगे, तो सर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि कहीं मेल करे तो सर चार्ज ना मांग ले, ठीक है ना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है सब कुछ। क्योंकि इसलिए ऐसा कर रहा हूँ क्योंकि नोट्स बनाने में बहुत मेहनत लग रहा है, ठीक है। 2-3 दिन कंटेंट ढूंढो, उसको लिखो, तैयार करो, तो 2-3 दिन एक चैप्टर के नोट्स बनाने में लग जाते हैं। तो इतनी मेहनत करके भी उस बच्चे को दे दिया जाए जो पढ़े ही नहीं, तो फिर कोई फायदा है नहीं। तो इसीलिए एक छोटा सा काम करो, अगर पढ़ना है तो बस मेल कर दो या फिर नंबर दे दूंगा, उस पर व्हाट्सअप कर देना, मैं PDF फॉर्म में आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है।
आप चाहो तो वीडियो पॉज करके नोट्स को नोट डाउन भी कर सकते हो, ठीक है। चलो, तो अब बात करते हैं पॉलिनोमियल्स की। पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल स्पेशल टाइप का अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है जिसमें जो एक्सपोनेंट होगा ना वो इंटीग्रल एक्सपोनेंट होगा। इंटीग्रल का मतलब क्या हो गया? नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए भाई मेरे, सॉरी नॉन निगेटिव इंटीजर्स, सॉरी नॉन निगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए, ठीक है ना जी। नॉन निगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए। नॉन निगेटिव इंटीजर्स का मतलब क्या हो गया? होल नंबर, ठीक है ना, होल नंबर, ठीक है। तो पॉलिनोमियल एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें एक्सपोनेंट क्या हो सकता है? एक्सपोनेंट कैन बी ओनली होल नंबर, ओके। चलो, कांस्टेंट टर्म बिल्कुल वही कहानी है, रियल कोई भी रियल नंबर हो सकता है। वेरिएबल टर्म अल्फाबेट से डिनोट किए जाएंगे। एक्सपोनेंट कोई भी रियल नंबर नहीं हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ होल नंबर होगा इन केस ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। कोएफिशिएंट भी कोई भी रियल नंबर हो सकता है। कोएफिशिएंट की अगर बात करें तो एनी रियल नंबर, कैन बी एनी रियल नंबर, ठीक है। चलिए एग्जांपल्स यहाँ पे दिए गए, आप देखोगे यहाँ पे ये कांस्टेंट टर्म √3 है, ठीक है। तो कांस्टेंट टर्म तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। यहाँ x का पावर क्या है? 1 है। यहाँ पे x का पावर क्या है? 2 है। तो यानी एक्सपोनेंट क्या है? दोनों ही रियल नंबर है। चलो और थोड़ा एग्जांपल देखते हैं पॉलिनोमियल्स का। आप नोटिस करो यहाँ पे ये √3 कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। x की कोएफिशिएंट 9 है। 9 कैसा नंबर है? पॉजिटिव इंटीजर है। 5 कैसा नंबर है? पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। तो कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म के लिए तो कोई वैसा कुछ है नहीं, रियल नंबर कोई भी रियल नंबर होंगे चलेगा, ठीक है। वेरिएबल का हमें एक्सपोनेंट देखना है पॉलिनोमियल के लिए। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है? x की पावर क्या है? 1। यहाँ पे वेरिएबल क्या है? x² x की पावर क्या है? 2। 1 और 2 कैसे नंबर्स हैं? होल नंबर्स हैं जी, बिल्कुल होल नंबर्स हैं। तो ये एक पॉलिनोमियल है। यहाँ पे x की पावर क्या है? 1 है। ये रूट सिर्फ 3 के ऊपर है, x के ऊपर नहीं है। x² में x की पावर क्या है? 2 है, ठीक है। तो यहाँ भी वेरिएबल की पावर 1 एंड 2 है, दैट इज अ होल नंबर, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। 3y² माइनस 2y प्लस 4, y की पावर 2 y की पावर 1, दोनों 1 और 2 क्या है? एक होल नंबर है, इसीलिए ये पॉलिनोमियल है। यहाँ पे x की पावर 1 है, ये भी एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। इस कांस्टेंट टर्म से मतलब नहीं है, कांस्टेंट टर्म कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं 1/2 u⁻³ माइनस 3u²। u की पावर क्या है? यहाँ पे 3 है, यहाँ पे क्या है? 2 है, ठीक है ना। तो u की पावर जब 3 होगी तो 3 कैसा नंबर है? होल नंबर। 2 कैसा नंबर है? होल नंबर। तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। यहाँ भी x की पावर 3 है, x² y⁻1, x⁻1 y⁻2 और y⁻3, यानी जितने भी वेरिएबल यहाँ पे हैं वो सब उन सब के एक्सपोनेंट क्या है? होल नंबर है। ये भी एक पॉलिनोमियल है। देखो यहाँ पे थोड़ी सी इसी चीज को अगर ऐसे लिख देता 6x³ माइनस 17x⁻1/2 y प्लस 10xy² प्लस 3y3, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि एक x की पावर क्या हो गई? 1/2। पूरे एक्सप्रेशन में अगर एक भी वेरिएबल की पावर, पूरे एक्सप्रेशन में एक भी वेरिएबल की पावर अगर होल नंबर को छोड़कर कुछ भी है तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, इसीलिए इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। एज x हैज 1/2 एज इट्स एक्सपोनेंट, ठीक है जी। बात समझ में आ गई? एक फ्रैक्शनल नंबर है 1/2, इसीलिए एक पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर है पॉलिनोमियल क्या होता है? होप सो समझ में आ गई होगी। नहीं आई होगी तो वीडियो को आप रिवर्स कीजिए और एक बार फिर से देखिए चीजों को, बिल्कुल ही समझ में आएगी। फिर भी समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में आप हमें लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर मुझे मेल कर सकते हैं। चलिए मेल आईडी आप लोग नोट कर लीजिए एक बार, ठीक है ना। मेल आईडी हमारा है epathsala@home@gmail.com epathsala@home@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9039165805, ठीक है,
9039165805 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। epathshala@home@gmail.com हमारा ईमेल आईडी है। तो आपको कोई भी क्वेरी होगी, कोई भी क्वेश्चंस होंगे, आप या तो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए या कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए या मेल कर दीजिए, ठीक है, मैं उसको रिस्पॉन्ड कर दूंगा। एक बार फिर से कहना चाह रहा हूँ कि इन सारी चीजों के लिए कोई चार्ज नहीं है। जिनको नोट्स चाहिए वो भी मेल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, उनको मैं पीडीएफ फॉर्म में नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। चलो, तो पॉलिनोमियल में हमें क्या क्या पढ़ने हैं उस चीजों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें पढ़ने हैं टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, जो हमने डिस्कस कर लिए। एक्सप्रेशन के जो टर्म्स हैं वही पॉलिनोमियल्स में भी टर्म कहलाएंगे, उनका कोई अलग से डेफिनेशन नहीं होगा। कोएफिशिएंट ऑफ टर्म हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, हाँ, कोएफिशिएंट ऑफ टर्म को डिस्कस, थोड़ा सा एक चीज और यहाँ समझ लो। अगर मान लो हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 है, अगर x की कोएफिशिएंट पूछी जाए तो माइनस साइन कंसीडर करोगे यहाँ पे, यानी x का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, x का कोएफिशिएंट हो जाएगा तो आपका -3। कोएफिशिएंट ऑफ x इज -3। जो कांस्टेंट टर्म के पहले साइन होगी उस साइन को कंसीडर कर लोगे, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू टर्म्स अभी देखेंगे, और क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू डिग्री, ठीक है, और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन 1 and 2 वेरिएबल। इतने तक हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। डिग्री का इंट्रोडक्शन बस करूंगा, डिग्री को डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और 2 वेरिएबल वाले में हम सिर्फ और सिर्फ लीनियर पॉलिनोमियल की बात करेंगे, ठीक है ना जी, क्योंकि हमारे सिलेबस में जो है वो सिर्फ लीनियर पॉलिनोमियल है क्लास 10 तक के सिलेबस में। चलो, जीरो और रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल और रिलेशनशिप, ये नेक्स्ट वीडियो में होगा। और ये 3 टॉपिक उसके अगले, चूंकि ये 2 ही, ये तीसरा जो टॉपिक होगा हम वो जब क्वेश्चंस करेंगे उसके थ्रू डिस्कस करेंगे, ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम और आपके फैक्टर थ्योरम को, ठीक है ना जी। तो ये 2 टॉपिक्स अगले वीडियो में होंगे और उसके नेक्स्ट वीडियो में ये 2 टॉपिक, यानी 3 वीडियो जो होंगे हमारे वो बेसिक्स कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होंगे पॉलिनोमियल्स के। उसके बाद हम क्वेश्चंस की तरफ जो है एनसीईआरटी बुक को पहले डिस्कस करेंगे, फिर एग्जाम्पलर, देन आफ्टर आर.एस. अग्रवाल एंड आर.डी. शर्मा। जो आपको कंटेंट मिलेगा सफिशिएंट मिलेगा, आपको इधर उधर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस आपको मन लगा के पढ़ना है। चीजें समझ में नहीं है दोबारा से पूछ लेनी है, ठीक है। चलो, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ लिख लीजिएगा, ठीक है ना। टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है यार कभी कभी, इसलिए टेंशन ना लेना, मैं जब पढ़ूंगा तो उसको ठीक कर दूंगा, या जब आपको ये नोट्स मिलेगा उसमें सही चीजें मिलेंगी। एक बार मैं पढ़ूंगा, अभी पढ़ा नहीं हूँ नोट्स बनाने के बाद, ठीक है, मैंने सोचा कि चलो पहले वीडियो प्रोवाइड कर देता हूँ। चलो, कितने टर्म्स हैं इसके बेसिस पे हमने क्लासिफिकेशन किया। तो देखो, क्लासिफिकेशन कोई ऐसा नहीं कि 4 या 5 क्लासिफिकेशन, जितने ज्यादा टर्म्स होंगे ना उसके अकॉर्डिंग उसका नाम हो जाएगा। तो हम पहले स्टार्टिंग के 4-5 टर्म तक देख लेते हैं। अगर सिंगल टर्म का पॉलिनोमियल है तो मोनोमियल कहलाएगा, अगर 2 टर्म का पॉलिनोमियल है तो बाइनोमियल कहलाएगा, 3 टर्म का है तो ट्राइनोमियल कहलाएगा, 4 टर्म का है तो क्वाड्रिनियल कहलाएगा, ठीक है। इससे ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है ना, 5 टर्म का होगा तो पॉलिनोमियल विथ 5 टर्म्स, 6 टर्म का हो जाएगा तो पॉलिनोमियल विथ 6 टर्म्स, ठीक है। तो चलो, मोनोमियल का मतलब क्या हो गया, अगर कोई कांस्टेंट नंबर भी आप लिख देते हो 4, तो ये भी हमने पहले बताया क्या कि एक टर्म माना जाएगा, ठीक है, टर्म होता है। तो 4 अगर लिख दिया हमने fx, और पॉलिनोमियल को इस तरीके से डिनोट करते हैं fx या फिर px या qx, कोई भी अल्फाबेट लेके, तो इसको कहते हैं पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, इसको कहेंगे पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। अगर इसी चीज को मैं fy लिख देता, ठीक है, तो ये क्या हो जाता, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल y, ठीक है। तो अगर यहाँ पे fx इज इक्वल टू 4 लिख देता मैं, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है और सिंगल टर्म है चूंकि इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, मोनोमियल कहलाएगा, ठीक है ना जी। ये fx, px, qx, fy ये पॉलिनोमियल्स के को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। पढ़ते कैसे हैं, पॉलिनोमियल इन x, इन वेरिएबल x, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, लेकिन fy आ जाए तो पॉलिनोमियल इन वेरिएबल y। वैसे ही ft कोई लिख दे तो पॉलिनोमियल इन वेरिएबल t, ठीक है ना जी, इस तरीके से पढ़ते हैं। चलो, तो 4 हमारा एक टर्म है तो इसीलिए ये सिंगल टर्म माना जाएगा, और एक पॉलिनोमियल है। x भी क्या है, एक टर्म है और ये
मोनोमियल माना जाएगा। 4x भी क्या है, एक टर्म है। 4x स्क्वायर भी क्या है, एक टर्म है। 7x स्क्वायर वाई क्यूब भी एक ही टर्म है। ठीक है, जब तक जो नंबर वेरिएबल या वेरिएबल का प्रोडक्ट या फिर नंबर और वेरिएबल का प्रोडक्ट ये प्लस और माइनस से सेपरेटेड नहीं होंगे, उनको दो अलग अलग टर्म हम कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जितने भी नंबर्स और वेरिएबल है वो क्या है, आपस में मल्टीप्लीकेशन में है। ठीक है ना, इसीलिए ये पूरा का पूरा एक टर्म होगा। अगर इस तरीके से हो जाता 7x स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, तब यहाँ पे ये एक टर्म है और ये दूसरा टर्म है, तो 7x स्क्वायर एक टर्म कहलाता, वाई क्यूब एक टर्म कहलाता। बात समझ में आ गई। जब तक प्लस माइनस से सेपरेटेड नहीं है उनको अलग अलग टर्म आप कंसीडर नहीं करोगे। ठीक है ना जी। चलो दूसरा बाइनोमियल की बात कर लेते हैं, तो दो टर्म होना चाहिए, यानी कि एक प्लस या एक माइनस साइन दिखेगा आपको बाइनोमियल वाले में। 4x स्क्वायर प्लस 7, ठीक है, 3y माइनस 2, 5x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर। ठीक है ना जी, ये भी क्या माना जाएगा, क्योंकि दो टर्म है, एक 7x स्क्वायर और 5x क्यूब। यहाँ पे क्या है 3y माइनस 2, यहाँ पे क्या है 4x स्क्वायर प्लस 7। आगे बात समझ में। उसके बाद ट्राइनोमियल, तीन टर्म वाले जो जितने भी एक्सप्रेशन होंगे सब क्या कहलाएंगे, ट्राइनोमियल कहलाएंगे। ठीक है, और चार टर्म वाले क्वाड्रीनियल। ठीक है ना, यहाँ पे चार चार टर्म आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, माइनस साइन यहाँ है, इसके इधर इसके इधर, एक टर्म ये एक टर्म ये, प्लस साइन इधर यहाँ है, ये टर्म ऑलरेडी कंसीडर, तीसरा टर्म ये, माइनस यहाँ है, यहाँ एक, तो 4 टर्म्स हो गए। वैसे ही यहाँ भी 4 टर्म्स है। ठीक है, वैसे ही डिग्री के बेसिस पे हमने क्लासिफिकेशन किया है पॉलिनोमियल का, तो जैसे जैसे डिग्री बढ़ेगी वैसे वैसे उनका नाम भी बदलते जाएगा। यहाँ पे भी कोई फिक्स्ड नंबर्स नहीं है कि 4 या 5 क्लासिफिकेशन हम करके रह गए पॉलिनोमियल की। जैसे जैसे डिग्री बढ़ती जाएगी उनका नाम वैसे वैसे चेंज होता जाएगा। ठीक है, जनरली जो हमें पढ़नी है वो डिग्री 4 तक के पॉलिनोमियल्स को पढ़नी है क्लास 10th में। ठीक है ना जी, इससे आगे ज्यादा की डिग्री आगे की क्लासेस में होंगी। तो ये पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1 इज सेड टू बी लीनियर पॉलिनोमियल। अगर किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। डिग्री 2 हो जाएगी तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री 3 होगी तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, और डिग्री 4 हो जाएगी तो क्वार्टिक या बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, क्वार्टिक और बाई क्वाड्रेटिक दोनों ही कहते हैं। ठीक है ना जी। चलो अब जैसे जैसे डिग्री बढ़ेगी वैसे वैसे इनके नाम भी बदलते चले जाएंगे। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा समझते हैं कि डिग्री होता क्या, डिग्री होता क्या। तो डिग्री को समझने से पहले आप थोड़ी सी इस चीज को समझो। डिग्री से समझने से पहले 7x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, देखो यहाँ पे दो टर्म में वेरिएबल है, यहाँ और यहाँ। तो 3x में x की पावर क्या है 1 और इसमें x की पावर क्या है 2, तो इसे हम कहते हैं हाईएस्ट डिग्री टर्म, जिसमें वेरिएबल की पावर सबसे ज्यादा होगी पूरे एक्सप्रेशन में। ठीक है ना, तो ये है हाईएस्ट डिग्री टर्म। ठीक है ना जी, हाईएस्ट डिग्री टर्म। और ये जो डिग्री है ना इसकी, इसी को हम कहते हैं पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री। हाईएस्ट टर्म का जो एक्सपोनेंट, हाईएस्ट डिग्री टर्म का जो एक्सपोनेंट होगा उसे हम कहेंगे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे मैं यहाँ पे एक और लिख देता हूँ, 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। देखो 4 टर्म्स है, तो इसमें वेरिएबल की डिग्री कितनी है 1 है, इसमें वेरिएबल की डिग्री कितनी है 2 है, और इसमें वेरिएबल की डिग्री कितनी है 3 है। तो ये क्या हो जाएगा हाईएस्ट डिग्री टर्म, हाईएस्ट डिग्री टर्म। और हाईएस्ट डिग्री टर्म में जो वेरिएबल का एक्सपोनेंट होगा, कितना है एक्सपोनेंट 3, तो यही 3 इस पूरे एक्सप्रेशन का क्या हो जाएगा डिग्री हो जाएगा। तो दिस इज अ पॉलिनोमियल इन डिग्री 3। ठीक है ना, दिस इज अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 3। कोई दिक्कत? चल कोई दिक्कत नहीं है, इससे आगे बढ़े। तो यही चीज लिखा हुआ है, द एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल का एक्सपोनेंट ऑफ अ हाईएस्ट डिग्री टर्म, हाईएस्ट डिग्री टर्म में वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट होगा दैट एक्सपोनेंट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर है?
यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा हुआ है 2x² माइनस 3x प्लस 4। इसमें हाईएस्ट डिग्री टर्म क्या है 2x², x का एक्सपोनेंट क्या है इसमें 2, तो 2 इज द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, यानी कि द हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ दिस इक्वेशन इज 2x² and exponent of x is 2, so the degree of this polynomial is 2। बात समझ में आ गई। तो डिग्री कैसे डिसाइड करना है, डिग्री को डिसाइड करने के लिए सबसे पहले तो हम हाईएस्ट डिग्री टर्म को ढूंढेंगे, यानी कि उस टर्म को ढूंढेंगे जिसमें वेरिएबल का पावर सबसे ज्यादा हो, और जो पावर होगा उसका, अगर पावर 3 है तो अ पॉलिनोमियल विद डिग्री 3, अ पॉलिनोमियल विद डिग्री 2, और पॉलिनोमियल विद डिग्री 1, इस तरीके से हम पॉलिनोमियल को कह सकते हैं। अगर हाईएस्ट डिग्री टर्म में एक्सपोनेंट 2 है वेरिएबल का, तो वो क्या हो जाएगा वेरिएबल विद डिग्री 2। चलो यहाँ पे एक चीज और थोड़ा सा आपको समझना पड़े, ठीक है। ये जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है, इसमें जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है, मान लेते हैं मैं यहाँ जो वही वाला एग्जांपल लिख देता हूँ 7x² प्लस 3x प्लस 2, तो ये क्या है हाईएस्ट डिग्री टर्म है, कोई दिक्कत, हाईएस्ट डिग्री टर्म। और हाईएस्ट डिग्री टर्म में वेरिएबल का कोएफिशिएंट भाई साहब जो होगा 7। अब यहाँ पे कोएफिशिएंट सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट की बात करेंगे, ठीक है ना जी। x² में 7x² में x² का कोएफिशिएंट क्या है 7 है, क्लियर है। तो ये 7 जो होगा वो लीडिंग कोएफिशिएंट कहलाएगा, लीडिंग कोएफिशिएंट, ठीक है। तो लीडिंग कोएफिशिएंट क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म, कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म, क्लियर है। तो आप इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए, कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म। तो चलिए आज के इस वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करूंगा। अगला वीडियो हमारा आगे जो है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल से शुरू होगा, थोड़ा सा डिटेल्स में बात करेंगे, एक डिग्री के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल के क्लासिफिकेशन को है डिटेल में डिस्कस करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना जी। तो चलिए होप सो कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको ऐसे और भी अच्छे कंटेंट मिलते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।